नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं शारदा चिट फंड स्कैम के बारे में। ये एक ऐसा स्कैम था जिसमें मिडिल क्लास और अपर क्लास का तो पैसा डूब ही गया, पर साथ ही जो भिखारी है वो भी लुट गए। ये काफी बहुचर्चित स्कैम है जिसका नाम हम कई बार सुनते हैं। जब भी बंगाल के इलेक्शन आ जाते हैं इस स्कैम का टॉपिक जरूर आता है। तो आज हम इस स्कैम को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि शारदा चिट फंड स्कैम कैसे किया गया। इंडिया में बहुत सारी पॉन्जी स्कीम्स चलती हैं जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स को लूटने का काम करती है, और शारदा चिट फंड स्कैम कुछ इसी तरह का स्कैम था जिसने बहुत सारे लोगों को लूट लिया। इस स्कैम के जो खलनायक है उनका नाम है सुदीप्ता सेन। सुदीप्ता सेन शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन थे। सुदीप्ता सेन को अपनी कंपनीज के लिए कुछ पैसे उठाने थे, इसलिए उन्होंने रिडीमेबल बॉन्ड्स और सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करना शुरू किया। अब ये बॉन्ड्स और डिबेंचर्स क्या होते हैं इसे समझ लेते हैं। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इन्वेस्टर से पैसा उधार लेने का एक तरीका है। जनरली जब कोई कंपनी बैंक से पैसा उधार लेती है यानी लोन लेती है तो उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, इसलिए वो कंपनी जिनका नाम अच्छा है वो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के जरिए भी पैसा उठाते हैं। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के जरिए कंपनी को बैंक से कम इंटरेस्ट में पैसा मिल जाता है, और लोगों को भी जितने रिटर्न्स उनको बैंक से मिलने वाले होते हैं उससे ज्यादा रिटर्न्स मिल जाते हैं। लेकिन जब कोई कंपनी बॉन्ड या डिबेंचर इशू करती है तो उसके साथ रिस्क भी आता है। अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी या गवर्नमेंट कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है और उसमें गवर्नमेंट की गारंटी दे रही है तो वो सेफ बॉन्ड माना जाता है। लेकिन जब कोई प्राइवेट कंपनी बॉन्ड या डिबेंचर के जरिए पैसा उठाती है तो रिस्क फैक्टर भी आपको देखना होता है कि क्या वो कंपनी आपके पैसे लौटा पाएगी या नहीं। अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि सुजलॉन जो कि रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है उसने अपने बॉन्ड्स डिफॉल्ट किए। उसके बाद कई सारी कंपनीज बॉन्ड डिफॉल्ट करती रहती है। तो प्राइवेट कंपनी जो बॉन्ड या डिबेंचर के जरिए पैसा उठाती है वो बॉन्ड और डिबेंचर फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब सुदीप्ता सेन अपनी कंपनी के लिए बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के जरिए पैसा उठाने लगे तो वो लोगों को बताने लगे कि मैं आपको इतने इतने पैसों पर इतना इतना रिटर्न दे दूंगा, यानी वो फिक्स रिटर्न की बात करने लगे, और रिटर्न भी ऐसे कि लोग चकरा जाए। काफी प्लानिंग करके सुदीप्ता सेन ने यह स्कैम किया है। सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस को समझते हैं। जब भी कोई कंपनी 50 से ज्यादा इन्वेस्टर से पैसा रेज करना चाहती है तो उसे पहले सेबी से अप्रूवल लेना होता है, परमिशन लेनी होती है। लेकिन सुदीप्ता सेन ने वैसा नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि जो बॉन्ड और डिबेंचर वो इशू करने वाला है वो जेन्युइन यूज के लिए नहीं है बल्कि एक स्कैम है। इसलिए सबसे पहले उसने कुछ एजेंट्स हायर किए, यानी उनको बताया कि अगर आप मुझे कस्टमर लाके दोगे यानी ऐसे लोग लाके दोगे जो इन बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो मैं तुम्हें इतना इतना कमीशन दूंगा। एजेंट्स को ही 20 से 25% का कमीशन दिया जाता था। तो आप समझिए कि लोगों को किस तरह के प्रोमिस किए गए होंगे और किस तरह का लालच दिया गया। मतलब 20% कमीशन की बात की जाए तो अगर कोई 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो 2,000 रुपए तुरंत एजेंट को मिल जाएंगे, और एजेंट्स को भी ये बताया गया कि कंपनी सारे पैसे रिटर्न्स करेगी, वो भी अच्छे इंटरेस्ट के साथ। तो ये एजेंट्स अपने गली मोहल्ले में जाकर लोगों को बताने लगे, उन्हें कन्विंस करने लगे कि कैसे वो अपना पैसा जल्दी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे फिर हेरा फेरी में अक्षय कुमार बोलता है 25 दिन में पैसा डबल। इंडिया में बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में नहीं पता। उनको नहीं पता कि कोई ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है तो उसके पीछे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, इनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए अगर कोई बोलता है कि डिबेंचर हम इशू करेंगे और एक दो कॉम्प्लेक्स टर्म्स का इस्तेमाल करके फिक्स रिटर्न का वादा करते हैं तो लोगों को भी लगता है कि हाँ ये सही बात बोल रहे होंगे, और लोग भी उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं। अपनी पूरी लाइफ टाइम की मेहनत की कमाई लोग उन स्कीम्स में डाल देते हैं। तो इस तरह सुदीप्ता सेन ने 17 लाख लोगों से करीब 4,000 करोड़ रुपए रेज किए। 4,000 करोड़ वो फिगर है जो गवर्नमेंट ने पब्लिश की है। ये स्कैम इससे ज्यादा का भी हो सकता है। इस स्कैम की मार्केटिंग भी बहुत अच्छे से की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इन्वेस्टमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो। अगर कंपनी का नाम देखा जाए तो कंपनी का नाम है शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसके अंडर बहुत सारी ग्रुप की कंपनीज थी जैसे कि शारदा रियल्टी, शारदा हाउसिंग, शारदा टूर्स एंड ट्रेवल्स, शारदा गार्डन रिजॉर्ट्स एटसेट्रा। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस, और श्री रामकृष्ण परमहंस की वाइफ का नाम था शारदा देवी। तो सुदीप्ता सेन ने अपनी कंपनी का नाम उनके नाम पर ही रखा ताकि कंपनी के प्रति गुडविल पैदा हो। जैसे ही कंपनी ने ज्यादा से ज्यादा पैसा उठाना शुरू किया उसके बाद सुदीप्ता सेन फिल्म स्टार और स्पोर्ट प्लेयर को लेकर भी एडवर्टीजमेंट करने लगे, एंडोर्समेंट करने लगे। जैसे कि आपको पता है कि बंगाल में फुटबॉल का काफी क्रेज रहता है, इसलिए उन्होंने फुटबॉल क्लब्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया जैसे कि मोहन बैगान और ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब। साथ ही उन्होंने दुर्गा पूजा को स्पॉन्सर करना शुरू किया। यही नहीं, उन्होंने एम्बुलेंस का डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू किया कि लोगों के लिए फ्री एम्बुलेंस। इस तरह की कुछ और चीजें करके उन्होंने लोगों का विश्वास जीत लिया कि शारदा ग्रुप लोगों के अच्छे के लिए है और हमेशा नेक काम करते हैं, जिससे शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर लोगों का विश्वास बढ़ता चला गया और ये स्कैम और तेजी से बढ़ने लगा। सिर्फ बंगाल ही नहीं, आजू बाजू के स्टेट्स में भी ये स्कैम फैलता चला गया जैसे कि उड़ीसा, आसाम एटसेट्रा। साल 2009 के करीब सेबी को पता चला कि शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज जिस तरह से पैसा उठा रही है उसमें कुछ गड़बड़ है। इसलिए सेबी ने शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुदीप्ता सेन
और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को नोटिफाई किया कि शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज में कुछ गड़बड़ चल रही है। लेकिन इसके बाद भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन नहीं ली और शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने भी इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया और अपना स्कैम वो तेजी से आगे बढ़ाने लगे। स्कैम और आगे बढ़ने लगा तो सेबी को पता चला कि शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज 50 से ज्यादा लोगों से पैसा रेज कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने सेबी से परमिशन भी नहीं ली है। ये देखकर सेबी ने शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज को नोटिस भेजा, जिसके चलते सुदीप्ता सेन ने और एक शातिर डिसीजन लिया। उसने शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर बहुत सारी कंपनीज बनाई, बहुत सारी मतलब करीब 300 कंपनीज बनाई, और फिर उन कंपनीज के नीचे वो इन्वेस्टर्स ऐड करने लगे ताकि सेबी भी कंफ्यूज हो जाए कि किस कंपनी में प्रॉब्लम चल रहा है। सुदीप्ता सिंह ने कंपनीज का बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाया, जिसके बाद स्कैम को डिटेक्ट करना सेबी के लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। सेबी ने फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, जिसमें उन्हें पता चला कि शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज की अलग अलग कंपनीज 50 से ज्यादा इन्वेस्टर से पैसा अभी भी रेज कर रही है। जिसके बाद जब उन्होंने शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज और सुदीप्ता सेन से सवाल किए तो सुदीप्ता सेन और कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने उन्हें बताया कि हम डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के जरिए नहीं बल्कि चिट फंड के जरिए पैसा उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये सब चिट फंड है, इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं। अगर आपको चिट फंड क्या होता है ये पता नहीं है तो आपको बता दूं कि चिट फंड बिल्कुल बीसी की तरह काम करता है। बीसी को भीशी, कमिटी या फिर चीटी भी कहा जाता है। जनरली आपके आजू बाजू आपने देखा होगा कि कई सारी लेडीज एक साथ आकर हर महीने कुछ पैसा इकट्ठा करती है। उसके बाद एक चीट बॉक्स उनके पास रहता है जिसमें सबके नाम होते हैं। फिर किसी बच्चे के जरिए या फिर जो एजेंट है उसके जरिए वो चीट उठाने बोलते हैं और जिसका नाम आ जाता है उसको वो पैसे मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 लोगों ने 10-10 हजार रुपए डाले हैं तो उन 5 लोगों की चीट बनेगी और फिर जिनका नाम आएगा उनको वो 50,000 रुपए मिल जाएंगे। अगले महीने फिर से ये लोग 10-10 हजार रुपए जमा करेंगे और उस टाइम चीट में उनका नाम नहीं रहेगा जिनका नाम ऑलरेडी कवर हो चुका है, यानी पहले ही जिनका नाम आ चुका है उनका नाम नहीं रहेगा। फिर उसमें 4 मेंबर्स का नाम आएगा, उसमें से जिनके नाम की चीट आई उन्हें इस बार 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो इस तरह ये पैसा रोटेट होता रहता है। चीट फंड भी इसी तरह काम करता है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग रहता है। अगर चीट फंड की बात की जाए तो मान लेते कि 5 लोगों ने 10-10 हजार रुपए जमा किए। नाउ जो ऑर्गेनाइजर है वो भी कुछ फीस लेगा। मान लेते कि ऑर्गेनाइजर ने फी ली है 500 रुपए। उसके बाद सारे लोगों के नाम और उनकी बिडिंग प्राइस की चीट बॉक्स में डाली जाएगी और उसमें से वो चीट फाइनलाइज होगी जिसकी बिडिंग सबसे कम है, यानी जिस पर्सन ने सबसे कम बीड किया है उसे वो पैसे दिए जाएंगे और बाकी के पैसे बाकी लोगों के बीच बांट दिए जाएंगे। जैसे कि सबसे कम बीड आई है 40,000 रुपए की, तो उस पर्सन को 40,000 रुपए मिल जाएंगे और बाकी जो 10,000 रुपए है उसमें से 500 रुपए ऑलरेडी ऑर्गेनाइजर ले चुका है, तो बचे 9,500 रुपए। तो बाकी 9,500 रुपए बाकी मेंबर्स के बीच यानी बाकी 4 मेंबर्स के बीच बांट दिए जाएंगे। तो सुदीप्ता सेन ने सेबी को ये क्यों बताया कि ये चीट फंड है? वो इसलिए क्योंकि चीट फंड सेबी के अंडर नहीं आते हैं, चिट फंड स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। इसलिए सुदीप्ता सेन को लगा कि अगर मैं चिट फंड बताऊंगा तो सेबी से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये चिट फंड स्कैम था ही नहीं, ये एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का स्कैम था जिसमें सुदीप्ता सेन की कंपनीज ने इलीगल डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के जरिए लोगों से पैसा उठाया। जनरली जब भी कोई कंपनी 50 से ज्यादा लोगों से बॉन्ड्स या डिबेंचर से पैसा उठाती है तो उसे सेबी के साथ प्रॉस्पेक्टस फाइल करना होता है। उसके बाद कई सारी चीजें डिसाइड की जाएगी, देन सेबी देखेगी कि सारी चीजें सही है या नहीं, जिस तरह के रिटर्न्स आप दे रहे हो वो सही है या नहीं, और उतने रिटर्न देने की कैपेबिलिटी आपकी कंपनी की है या नहीं, ये सारी चीजें सेबी देखती है। जैसे कि बाकी पॉन्जी स्कीम में चलता है उसी तरह इसमें भी हो गया। शुरुआत में सारे इन्वेस्टर्स को पैसे दिए गए ताकि लोगों में ट्रस्ट बना रहे और वो लोग भी ज्यादा लोगों को इस स्कीम के बारे में बताएं। एक मार्केटिंग टेक्निक होती है पॉन्जी स्कीम्स की कि शुरुआती जो लोग जुड़े रहते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ ये स्कीम तो काफी अच्छी है, हमें तो बैंक से ज्यादा रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। वो लोग अपने रिलेटिव्स, नेबर्स सबको इस स्कीम के बारे में बताते चलते हैं और फिर स्कीम आगे बढ़ने लगती है। तब तक तो ठीक था जब तक इस स्कीम में बहुत ज्यादा पैसा आ रहा था, क्योंकि शुरुआत के इन्वेस्टर्स को पैसा आराम से दिया भी जा रहा था। लेकिन फंड का इनफ्लो कम होने लगा, जिससे दिक्कत ये आने लगी कि जिन लोगों को पैसा देने की बारी थी उन तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा था। लोग 1 महीना रुके, 2 महीना रुके, 6 महीना रुके, लेकिन जब 1-1 साल के ऊपर का टाइम जाने लगा तो लोगों के मन में शंका आने लगी और लोग कंप्लेंट्स फाइल करने लगे। धीरे धीरे कंप्लेंट्स के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। तो 2013 में ये स्कैम पूरी तरह से बाहर आ गया, जिसके बाद सुदीप्ता सेन और बाकी लोग भागकर चले गए। फिर अप्रैल 2013 में सुदीप्ता सेन और बाकी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इस स्कैम के साथ एक्टर्स और पॉलिटिशियंस भी कनेक्टेड थे। बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती शारदा ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर थे। वही तृणमूल कांग्रेस के कुछ एमपीज भी स्कैम के साथ जुड़े थे। तृणमूल कांग्रेस के एमपी कुणाल घोष शारदा की मीडिया कंपनी के सीईओ थे। साथ ही मदन मित्रा और बाकी लोग भी शारदा ग्रुप के साथ कनेक्टेड थे। जब ये स्कैम बाहर आया तो बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया। कई सारे लोगों ने, करीब करीब 200 लोगों ने सुसाइड भी कर लिया था। इंडिया में स्कैम्स काफी ज्यादा होते हैं। जनरली जो आम आदमी है उसे फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में पता नहीं होता, जिसका फायदा फ्रॉडस्टर्स अपने फायदे के लिए कर लेते हैं।
तो ये था शारदा का पूरा स्कैम। जरूर इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी शारदा ग्रुप के स्कैम के बारे में पता चले और वो भी इस तरह के स्कैम से दूर